और जो कानून बनते हैं एक तरह के भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे मौलिक अधिकार बन जाते हैं, जैसे सूचना का अधिकारी है। दूसरा एक कानून बनाता है ई टेंडरिंग का, 10,000 रुपए से ज्यादा के कोई कार्य होंगे वो पोर्टल पे होंगे और उनकी टेंडरिंग होगी। लेकिन आदरणीय नित्यानंद जी, आपसे जानकारी ये लेना चाहता हूं कि क्या जनपद सीओ मनमानी तरह से, जैसे गौशालाएं हैं 25-25 लाख की है, ग्राम सुदूर की रोडें हैं 15 से 20 लाख, और एक कहावत चरितार्थ हो रही नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में कि अंधा बांटे रेवड़ी, वो मतलब अपने अपनों को जान के दे। तो इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अभी एक जीएसटी का है कि जो इनके वेंडर है तो वेंडर हवा में है, और सूचना के अधिकार पे हमने नई गढ़ी जनपद पे कई आरटीआई लगाई है। यहाँ तक कि आपको जानकारी अपील भी किया है। नई गढ़ी जनपद के जो सीओ महोदय हैं उनके हिसाब से आरटीआई की जो 2005 का कानून है उनके नई गढ़ी जनपद कार्यालय में लागू नहीं है, जिसके लिए मैंने कल लिखित में भी दिया है। मैंने तहसील नई गढ़ी में जानकारी चाहिए थी कि जो बीपीएल धारक हैं उनके क्या क्राइटेरिया है, क्या मानदंड है, किस आधार पे बने। तीसरा, क्या कोई जनपद प्रतिनिधि बीपीएल का लाभ ले सकता है, इसलिए कि कई सरपंच ऐसे हैं कि उनके घर में 2 से 2.5 कुंटल अनाज जाता है और वो लेने नहीं जाते, व्यापारी को कोटे से ही बेच देते हैं। इस पे जानकारी चाहिए थी सर। इसमें शिवेंद्र मिश्रा जी हमारे बीच में है, तब तक नित्यानंद जी प्रसाद अभी जुड़ नहीं पाए हैं। शिवेंद्र मिश्रा जी कृपया मार्गदर्शन करिए तिवारी जी का। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं? हमें लगता है कि शिवेंद्र मिश्रा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ये जो प्रश्न आपने उठाया है ये बहुत ही मिश्रा जी प्रश्न है जी। हाँ, ये जो आपने प्रश्न उठाया है तिवारी जी, बहुत ही जायज प्रश्न है। आज पंचायतों की ये स्थिति है कि अपात्र हितग्राही ज्यादा जुड़े हुए हैं और जो पात्र है वो वंचित हैं। सीधी बात है कि मैं आप आइए नई गढ़ी जनपद क्षेत्र में कई ऐसे हैं कि पति जीवित है तो पति का अलग राशन कार्ड बीपीएल का है, पत्नी का अलग है। कई ऐसे राशन कार्ड हैं जिनका पति बैंक मैनेजर है, 1 लाख से ऊपर सैलरी लेता है, उनकी औरत बीपीएल में है। तीसरा सर, एक राष्ट्रपति पुरस्कृत गांवों के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह हर पंचायतों में, और हमको कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि उन गांव से शाम को अगर हम लोग निकल जाए तो निकलने में शर्म आती है, इसलिए कि रोड के दोनों तरफ माताएं बहनें खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, इसलिए कि उनके गांव में किसी भी तरह का शौचालय का निर्माण हुआ ही नहीं। कागजों में एक मुश्त सरपंचों ने, या सरपंच व्यक्तिगत मैं क्यों कहूं, सरपंचों के ही साथ एक मजबूरी है कि जनपद सीओ का पहले ही है कि हर काम में 20%, फिर इंजीनियर का 10%, तो बोलते हैं कि इतना बंट जाता है कि करना चाहे तो कुछ नहीं कर पाते, इसलिए फिर हम लोग भी जो बचा तो और बात विवर्धन न कर पंडित अर्धम अर्धम स्वाहा आधा आधा कर लेते हैं। नहीं, आपकी बात से सहमत हूँ, ये तो सही है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को हम आप नहीं उठा सकते हैं। हम आप उस भ्रष्टाचार को उठा सकते हैं जिससे हम और आप पीड़ित हैं। ये तो इनका काम है, सरपंचों का काम है कि वो इस भ्रष्टाचार को उठाएं और इसकी ये व्यवस्था करें। हाँ, आधे के भागीदार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बात को उठाना चाहिए इनको, और ये चूंकि बात उठाएंगे तो मीडिया में आएगी और तमाम ये बात प्रकाशित होगी, हमारी भी संज्ञान में आएगी। सर, हमें तो मौका चाहिए, हमें मौका चाहिए। यदि कोई सरपंच ये कहता है हमें एक भी वीडियो ऑडियो उपलब्ध करवा दे, सिद्ध कर दे कि सीओ ने या किसी भी अधिकारी ने उनसे राशि ली है, घूस ली है कोई काम करवाने के लिए, तो हम उस पर कार्यवाही करवाएंगे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमें वो नहीं पता है ना, वो चीजें हमें नहीं पता है, वो अपने तक सीमित रखते हैं। जब तक उनका काम चलता रहता है तब तक तो ठीक है कि साहब ऐसा है कि 10% 20% आप भी ले लो और बाकी 80% में 10-5% हम काम करवा देते हैं, बाकी सब हम रख लेते हैं। फिर जब वो फंसते हैं, जब उनकी गुणवत्ता विहीन कार्यों की जांच होती है, जब वो फंसते हैं तब ये हल्ला करते हैं।
कहते हैं कि अरे हम तो यार फंस गए इसमें, हमें तो 20-30% उसमें देने को लग गया, आदरणीय और उसमें तीसरा देने के मेरा बाद जो जो भी आया तो काम नहीं हो पाया, तो भाई ये उनकी जिम्मेदारी है जी। तीसरा मेरा सवाल है आदरणीय, कल मैंने कुछ चीजें आपको लिख के भेजी है। एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है एक रैकेट की तरह किसानों को परेशान करने के लिए, कि कुंज बिहारी तिवारी की या नित्यानंद जी की जमीन है, फीडिंग के नाम में मेरे किसी तीसरे पड़ोसी के नाम हो गई, और जब हम जाते हैं देखते हैं कि मेरी जमीन दूसरे के नाम चढ़ गई, तो एक जवाब होता है तहसील में कि ये फीडिंग में गलती से हो गई। वो गलती जिसने की उसको सजा मिलने की जगह उसको इनाम 10-15 हजार मिल जाता है। फिर बोला जाता है कि अपील करिए एसडीएम के यहाँ, फिर वहां से प्रस्ताव आएगा, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ये 30 से 40 हजार रुपए नाजायज एक गरीब के ऊपर भार पड़ रहा है, जिसपे जो गलत फीडिंग किया है उसको सजा मिलने की जगह उसके पूरी टीम को इनाम मिलता है घूस के रूप में। नहीं सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। और इसके लिए भी आवाज उठाई जानी चाहिए। एक दिन प्लान बनाइए तो अपन रीवा के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर को चल के इसके विषय में अवगत कराया जाए, उनको एक ज्ञापन दिया जाए, हाँ सर, 10-20 आदमी मैं इकट्ठा हो जाए दो और तीन दिन बाद आज के पेपर में भी है, आपको भेजता हूँ। 2-3 दिन बाद चल के आप सबके साथ देना है। और पिछले वर्ष शिवेंद्र मिश्रा जी, नित्यानंद जी सर सब कोई सहयोग किए थे। 8 दिन हमारा अनशन चला 1.5 साल पहले, और जो जायज मांगे मान ली गई थी, जिन गरीबों के प्रस्ताव थे, गरीब की तो कोई जात नहीं होती, किसी भी वर्ग का हो, उनको बीपीएल के कार्ड अब तक इश्यू हो जाने चाहिए। इसलिए रामपुर में कैंप लगा के उनका प्रतिवेदन सरपंच, सचिव और पटवारी द्वारा दे दिए गए थे। लेकिन बीपीएल में खासकर में रामपुर सर्किल के जो नायब तहसीलदार हैं, तो उन्होंने तो संकल्प ले रखा है कि पेमेंट पे कोई काम नहीं करना है बगैर पारितोषिक के। और वो चीजें जो हमें 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 इस मामले को, तिवारी जी, हम इस मामले को ऐसे नहीं जीत पाएंगे। इसके लिए जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। जैसे आरटीआई को लेकर के हम लोगों ने जन जागरूकता चलाई है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग हैं और जो भी जो लोग हैं वो इस बात पे अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं आगे। तो ये उनसे सलाह ले लीजिएगा, मैं नंबर दिया उनका आपको। इन सारी चीजों में अपन सिर्फ जनता को जागरूक कर सकते हैं। जनता ही पैसे ना दे। यदि आजकल हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल रहता है, स्मार्टफोन रहता है, वो यदि कोई पैसा मांग कर रहा है, लेन देन का कहीं है, तो उसको रिकॉर्ड कर ले, वायरल कर दे। हम कहते हैं सीधे कार्यवाही नहीं करेंगे बड़े अधिकारी, यदि कोई चीज आप रिकॉर्ड करके सीधे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर में वायरल कर देते हैं टैग करके जिम्मेदारों को, उसका एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। वो चीजें सर्कुलेट होती है और धीरे धीरे कार्यवाही भी होती है। ये इनकी बेइज्जती इस तरह से होगी कि इन्होंने भाई पकड़ा गया ना उस तरह से लेते हुए या बात करते हुए। नहीं सर, जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। ये लड़ाइयाँ अपन जो भ्रष्टाचार की है ना, भ्रष्टाचार की हम लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से कभी भी नहीं जीत पाएंगे कि कैसे वो ले रहा है, ले रहा है तो हम जानते हैं पूरी दुनिया में मतलब भारत में तो 99% ले रहे हैं। ये तो हमें आपको सबको पता है कि बिना लिए दिए तो ये काम ही नहीं होता है। मैं जब कौन आ रहा है सर, मैं जब आमरण अनशन किया था 32 लोग बैठे थे, और उस समय तहसील में जो प्राइवेट कर्मचारी, पटवारी का प्राइवेट असिस्टेंट, सेक्रेटरी का प्राइवेट असिस्टेंट, प्राइवेट लोग करते थे। इसलिए कि प्राइवेट बॉडी है, वो पैसा लेती है, लेन देन डायरेक्ट लोग नहीं कर रहे हैं इस समय। सबके अपने एक असिस्टेंट है, कोई ड्राइवर के रूप में है, किसी का कोई चपरासी के रूप में है, किसी का कोई सेवादार के रूप में है, और फिर बाद में बोल देते हो प्राइवेट पर्सन है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। तो नहीं वो ठीक है, प्राइवेट पर्सन है, लेकिन सीधे भी लेते हैं प्राइवेट। आप देखिए लेन देन की जहां मामला है ना, उसमें लोकायुक्त का जो एक अमेंडमेंट हुआ है, उसमें प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से भी यदि कोई व्यक्ति लेता देता है, और यदि उस प्राइवेट, यदि वो सीधे व्यक्ति नहीं कहता है, सरकारी अधिकारी नहीं कहता है कि हमने प्राइवेट व्यक्ति बैठाया है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति यदि आपसे कह रहा है कि हाँ उस सरकारी अधिकारी ने हमें बैठाया है, इतना वो साहब मांग रहे हैं, इतने में काम हो जाएगा, हम करवा देंगे आपका, ये सारी बातें आती हैं, तो वो प्राइवेट आदमी के माध्यम से वो सरकारी आदमी वो सब उसके उसमें आ जाएंगे। लोकायुक्त का जो अमेंडमेंट हुआ है पिछले 3-4 साल पहले, उसमें इनको जोड़ दिया गया है। इसके विषय में शिवेंद्र मिश्रा जी हैं, थोड़ा सा ज्यादा इस पे प्रकाश डालेंगे। मिश्रा जी। जी प्रणाम संत जी।
और तिवारी जी को भी सादर प्रणाम। तिवारी जी हमारी प्रणाम प्रणाम भैया, प्रणाम आदरणीय। अरे आपने हाँ सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। आप तो व्यवस्था सुधार के रखे, नई गढ़ी को दुरुस्त कर दिए हैं, कैसी बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं सुन रहा है। आदरणीय फिर से बेलगाम हो रही है, फिर से बेलगाम हो रही है कृषि क्षेत्र में। जो कृषि के अधिकारी हैं, जो प्रदर्शन में फ्री अनाज और फ्री बीज और फ्री खाद्य रसायन आते हैं, उनको भी वो बेच रहे हैं, किसानों को नहीं दे रहे हैं। मैंने आरटीआई लगाया और जानकारी उनसे मांगी थी। यहाँ तक कि सूचना आयोग में अपील है, ये 3 चीजें नहीं दे पाए कि नई गढ़ी जनपद में क्या क्या योजना चल रही है, किस किस योजना में कितना खर्च हुआ, और उन योजनाओं के लाभान्वित हितग्राही किसान कौन कौन है उसकी सूची। 1 करोड़ रुपए कृषि के क्षेत्र में नई गढ़ी जनपद में हर साल खर्च हो रहा है, पर कुछ सफेद हाथियों के अलावा उसका लाभ किसी को नहीं मिल पा रहा है। और ये सफेद हाथी इनके पोषक बन के और इनका संरक्षण कर रहे हैं। अब ऐसा है तिवारी जी कि वो बहुत दिन तक संरक्षण नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी शिवानंद जी ने कहा, जो आप बोल रहे हैं, हमने पिछली बार आपके धरना प्रदर्शन जब था तो हम और नित्यानंद जी गए थे। हमने देखा था कि आपने बहुत ही अच्छा गरीबों की आप ही लोगों ने तो जीवन रक्षा की थी हम सबकी। आप और नित्यानंद जी और आपकी जो लीगल टीम जब से आई और जिस तरह से आपने 6ठे दिन से मूवमेंट किया, उसका असर रहा कि 2 दिन बाद मतलब 8वें दिन इनको मांग माननी पड़ी। उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। अरे आप धन्यवाद तो आपको, सब ऊपर वाले की एक चीज बता दें, भ्रष्टाचारी कितना भी सोच लें, कितना भी प्लान कर लें, वो सक्सेस नहीं होंगे यदि हम आप अच्छे ढंग से मेहनत करते हैं। और रही बात जहां अभी दलालों की हो रही है, जो लोकायुक्त का नया अमेंडमेंट है तो उसमें साफ स्पष्ट है कि यदि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति इर्द गिर्द रहता है, वो दलाली करता है, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो फंसता है, तो सरकारी कर्मचारी नपेगा। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे से पैसा मांग ले और आपको पैसा देना पड़े और कुछ नहीं होगा। आप ये प्रमाणित करना होता है कि ये पटवारी के एजेंट हैं, ये पटवारी के साथ रहते हैं। कई लोगों को शिकायत करनी पड़ेगी उसकी, या कि तहसीलदार ऑफिस में, जो भी आपने बताया। और रही बात शायद जो आपने कल दिखा है, हमने देखा था फेसबुक में कि वहां पे जानकारी नहीं दे रहे हैं और नई गढ़ी में आरटीआई का कानून लागू ही नहीं है ना? ऐसा नहीं है। वो देखिए तिवारी जी, हर ऑफिस की यही हाल है। पूरा जिला ही पहले नई गढ़ी था, वो तो शिवानंद जी ने सबको बिल्कुल वो बना दिया कि अब आपको जानकारी उनको देना ही होगा। जानकारी बिना दिए वो कोई चीज छुपा नहीं पाएंगे। एक्चुअली उसके लिए क्या है कि तत्काल आप प्रथम अपील करें, और जैसे ही प्रथम अपील में न मिले तो आप तत्काल द्वितीय अपील में जाएं। जब इनके खिलाफ कार्यवाही होना चालू हो जाएगी, शायद अभी हुई ना होगी। नई गढ़ी में कितने लोगों को जुर्माना लगा? एक भी नहीं हुई। क्या है कि हमने 1 अपील लगा, 3 अपील नई गढ़ी की लगाई है, तीनों में भी सुनवाई नहीं हुई। और जबकि मेरी 7-8 है जो प्रथम और द्वितीय अपील पे है, सूचना आयोग भी जाने लायक है। नहीं तो आप ऐसा करें कि उसमें द्वितीय अपील बना लें, है ना? और एक धारा 18 की शिकायत करिए। जैसे आपने सपोज कीजिए किसी ऑफिस में 5 आवेदन दिया है, 5ओं में वो आपको जानकारी नहीं दिए प्रथम अपील के बाद, या कि आपको आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, या कि बेवजह ऑफिस बुला के परेशान कर रहे हैं, तो इसमें आप धारा 18 की शिकायत भी करिए। और इस समय तो राहुल सर बिल्कुल ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रहे हैं, इसमें ये बच नहीं पाएंगे। जी सर। हाँ आप हाँ, मैंने भी यही तिवारी जी को कहा था कि आप इस मामले में मतलब एक वो करें, आप धारा 18 की शिकायत भी करें। आपने अपील की हुई है, आप धारा 18 की तिवारी जी शिकायत भी करिए इसमें। आप बोलिए कि हमने अपील की। नित्यानंद जी और शिवेन सर, मैं 2 दिन में लौटता हूं, तो मेरी जितनी अपील है और जितनी ये है आरटीआई लगी हुई है, सारे में आप लोगों को ज्यादा जानकारी है। हम लोग भावनात्मक तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कानूनी होना चाहिए वो जानकारी के अभाव में
हो सकता है कि इस कारण से हम उतने सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सभी के मार्गदर्शन में मैं आगे का जो इसमें हो, और जिससे नई गढ़ी के अराजक जो है, जो उनको कानून के नियमों का, यहाँ तक कि नई गढ़ी जनपद में आप जाइए तो वहां का जो सूचना के अधिकार के लिए नियुक्त अधिकारी है, जिसको बोला जाता है, वो किसी आवेदन में सील नहीं लगाता, बोलता हमारे पास सील तक नहीं है। वो उसकी भी दवाई है तिवारी जी, उसकी भी दवाई है। आप ऐसा करें कि आप भोपाल से वापस आ जाएं। जी सर। तो एक दिन बैठ के मीटिंग हो जाए, जो ठीक है कार्यालय इस तरह से कर रहे हैं उनका निरीक्षण कर लिया जाएगा, और वो सारी सील और रजिस्टर सब कुछ मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है शिवन भैया। इसके बारे में शिवानंद जी आपको ज्यादा बताएंगे। शिवानंद जी आप प्रणाम। बताएं। हमारे साहब के रीवा क्षेत्र में शुरू से सूचना क्रांति के जनक कहे, और खासकर निस्वार्थ प्रोफेशन तो पेट के लिए सबका जुड़ा है, हम भी प्रोफेशन से जुड़े हैं, पर अपने प्रोफेशन को एक सेवा का माध्यम बनाने के लिए और बनाकर रीवा क्षेत्र में जनहित का काम करने वाले हमारे भाई नित्यानंद जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है, सुप्रभात, प्रणाम। और आज आपसे सामने सामने भी मुलाकात होगी। अभी हम कटनी पहुंच गए हैं। अच्छा, नहीं तो आप तिवारी जी ये बताइए कि इतनी दूर से आमना सामना करने के लिए जा रहे हैं क्या नित्यानंद जी का? नित्यानंद जी थोड़ा सचेत रहिएगा। लीगल एडवाइस लेने जा रहा हूँ। क्या है कि पिछली बार जब मैंने आमरण अनशन किया था तो आप सबसे किसी से कोई ना मार्गदर्शन और ना कोई अनुमति, न कोई जानकारी, न कोई सहयोग मांगा था, लेकिन आप सबको जब लगा कि ये तो 32 लोग मरने वाले हैं तो आप सब दौड़ दौड़ के आए और मदद किए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार सारी बारीकियां, सारी जानकारी, सारा सहयोग, सारा मार्गदर्शन इस ऐतिहासिक आंदोलन से पहले, और उस समय नित्यानंद जी एक ही बात बोलते हैं कि भैया उस समय तो आमरण अनशन की बाढ़ आ गई थी रीवा में, काफी दिनों बाद फिर से लगा था कि सत्याग्रह होने लगा है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ही आवश्यक है, हमें सब लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी इस मामले में। और नित्यानंद जी का स्वागत है, सत्येंद्र सिंह गरवार जी आप सभी का स्वागत है, राजेश जी, मनराज जी, मेघराज सिंह जी, सुभाष गर्ग जी, कमल राज सिंह जी, राघवेंद्र जी थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर करें। आप कुछ बात कहना चाह रहे थे अपनी कोट पंचायत के विषय में, कुछ बातें आपकी ट्विटर में भी आपने टैग किया था। आप बताएं क्या मामला है, कोट पंचायत में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर के आप इस समय कार्य कर रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले उसको अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। रेड के ऊपर जो वो है उसको थोड़ा सा आप टच करिए। मोबाइल में आपकी जो म्यूट अनम्यूट का रहता है मोबाइल में, एक माइक का सीन होगा, माइक को उसको टच करिए आप। चलिए आप देखिए तब तक अपना। अच्छा सुभाष गर्ग जी, एक बार आप थोड़ा सा रिमाइंड करिए अपने कार्यक्रम के विषय में, फिर सभी लोग जुड़ गए हैं। हाँ सर, आज 2 बजे से एक प्रोग्राम रखा गया है आरटीआई पे, जिसमें हम लोग आरटीआई पे क्या हमें रणनीति अपनानी चाहिए और अभी तक क्या स्थिति है, अलग अलग राज्यों की, एक तो सूचना आयोगों की क्या स्थिति है, लोगों की क्या स्थिति है कि लोगों को जागरूक नहीं हो पा रहे हैं यार, तो इन सभी पे एक विचार मंथन है 2 दिन का। इसकी टाइमिंग है 2 बजे से 5 बजे तक, और इससे मध्य प्रदेश और अलग अलग राज्यों के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। और आज इसमें राज्य सूचना आयुक्त राहुल सर जी भी जुड़ रहे हैं, शिवानंद सर भी जुड़ रहे हैं, और आप लोग भी इसमें जुड़ के हम लोगों का मार्गदर्शन करें। और इसके साथ ही निखिल डे सर, अरुणा राय जी, भरद्वाज मैडम, ये सब कुछ जुड़ के अब एक विचार मंथन करेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए आरटीआई को बढ़ावा देने के लिए और सूचना आयोगों को व्यवस्थित करने के लिए। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। उम्मीद है कि सभी हमारे साथी जो भी हैं और जहां भी लाइव इसका प्रसारण जा रहा है सब इसमें से जुड़ेंगे। ये जो शेयर कर लिया है सर एनसीपीसीआरआई द्वारा जो आयोजित होगा आज 2 से 5। जी बिल्कुल जी ओके थैंक
शिवानंद दादा प्रणाम। जी मेघराज जी, बिल्कुल NCPRI। हाँ सत्येंद्र सिंह जी हाँ, प्रणाम उसका प्रणाम, तो कैसे हैं? मिला है, पोस्टर इंफॉर्मेशन मिली हुई है, 2 से 5 है, मैंने उसको शेयर भी किया है। ठीक है, कोशिश करूंगा। फिर भी दादा मैं जी ये धन्यवाद जी बहुत बिल्कुल, बहुत। तो आप दादा मैं ये कह रहा हाँ था, हाँ सत्येंद्र जैसे सत्येंद्र जी बताइए। पंचायतों हाँ, का अंतिम समय चल रहा है इस समय, और पंचायतों में बिल्कुल। काम भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं अभी। वो जैसी धांधली हो रही है, जैसा भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सब लोग करने के लिए पे तुले हुए हैं, जिसमें पंचायत बिल्कुल। सीईओ से लेकर के ग्राम जनपद पंचायत के अधिकारी और जिला पंचायत के अधिकारी भी उन पंचायतों में काम करवा रहे हैं वाटर शेड योजना के तहत। अब हम पंचायतों में जाते हैं, अधिकारी के लिए फोन लगाते हैं, अधिकारी फोन नहीं उठाता। जिला पंचायत सीईओ की भी यही स्थिति हो गई है। तो इस स्थिति में दादा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए? जॉब कार्डों को हम निकालते हैं तो जॉब कार्डों को वहां से डिलीट कर देते हैं, खबर चलाई दूसरे दिन जॉब कार्ड डिलीट। तो वो तो है ना, नहीं ठीक है, इसमें इसमें देखिए वो कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपने एक जॉब कार्ड की आपने प्रिंट आउट निकाली ना, तो मनरेगा की साइड में जाकर के आपने जॉब कार्ड की जब प्रिंट आउट निकाली है, उसमें मनरेगा की साइड का वो एड्रेस लिखा रहता है, उसमें दिनांक लिखा रहता है, टाइमिंग लिखी रहती है, आपको भी ध्यान दीजिएगा। तो वो आपके पास हाँ हाँ एक एक तरह से वो आपके पास प्रमाण ही है कि मतलब मनरेगा की साइड में आप तो जॉब कार्ड अपलोड कर नहीं पाएंगे और आप तो डिलीट कर नहीं पाएंगे, हम आप नहीं कर सकते ना, वो तो वही करेगा जिसके पास लॉगिन पासवर्ड है ना? तो वो जिम्मेदार लोग, वो बिल्कुल। धारा 4 के अंतर्गत वो सारी चीजें साझा की जाती हैं, तो वो कोर्ट में भी आपका वैलिड है, और फिर जब उसको आप प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, तो वो उसमें कोर्ट मंगवाएगा, वो जानकारी लेगा। दूसरी आप चीज वो ये है कार्यवाही दादा, करें। हाँ, जैसे आप थोड़ा, भाई साहब आप थोड़ा एनआईसी जो है ना, क्या नाम, राष्ट्रीय सूचना केंद्र हाँ जो है नेशनल ना, इंफॉर्मेटिक्स एनआईसी के, हाँ इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, हाँ हाँ हाँ, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स तो सेंटर। इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, तब आप जो भी है जहां भी अपना डीपली जवाब दे पाएंगे। और जहां भी इनको यूज करें, आप एनआईसी से प्राप्त डॉक्यूमेंट या एनआईसी से प्राप्त रिपोर्ट, बस ये ना कहें कि हमने यहाँ डाउनलोड किया वहां डाउनलोड किया, इतने ही आप 2 शब्द लिखें, एनआईसी से प्राप्त रिपोर्ट या एनआईसी से प्राप्त अभिलेख। धन्यवाद। सर मैं एक चीज ठीक और है, कह रहा मेघराज था, सिंह जी जैसे ने अपन ने हाँ, सोशल ऑडिट पे जाकर के वो सूची पूरी डाउनलोड कर ली मजदूरों की, तो क्या वो सूची कोर्ट तक वैलिड रहती है? इस विषय में नित्यानंद जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। नित्यानंद जी बताएं इस तरह के मामले जो आपके पास आते हैं। क्या विषय क्या है इनका? सर विषय ये है कि मनरेगा अपन की सोशल ऑडिट पे जाकर के मनरेगा के मजदूरों की जो सूची निकालते हैं कि किन किन लोगों के खाते में कितने कितने पैसे गए, हाँ, वो सूची हम माननीय न्यायालय में ले जाते हैं, तो क्या न्यायालय में ले जाने के लिए वो सूची वैध होती है या प्रमाणित दस्तावेज ही चाहिए न्यायालय के लिए? नहीं नहीं, वैध है, वो भी रिकॉर्ड वैध है। अब ये जरूर करिए कि जब आप सूची डाउनलोड करें उस समय स्क्रीनशॉट ले लें, या कि जिससे ये सिद्ध कर सके आप कि ये सूची हमने उसी वेबसाइट से डाउनलोड की है। जी जी जी। ये सिद्ध इसमें करने का सुप्रीम, बंदा आपको। हाँ, इसमें बाबूजी नहीं, सुप्रीम प्रिंटिंग कोर्ट की में डायरेक्शन मिश्रा भी जी, है, ये अभिलेख माने जाएंगे, माने जाए। मतलब एज ए, हाँ बिल्कुल हाँ, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट ने बिल्कुल। भाई सुप्रीम कोर्ट स्वयं कहता है, हाई कोर्ट स्वयं कहता है कि आप हमारे यहाँ से प्रिंटिंग उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपन निकाल के उसको उपयोग करते हैं, वो वैलिड रहते हैं। तो उसी तरह से सारे वेब पोर्टल हैं। वेब पोर्टल हम और कोई आम व्यक्ति तो चलाता नहीं है, वो सरकारी अधिकारी है जो उसके लिए मनोनीत है, वो चलाते हैं। उससे जो भी हम जानकारी निकालते हैं, उसमें ऑलरेडी आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सेंटर में बैठ करके जब आप एक प्रिंट आउट निकालते हैं उस दस्तावेज का, तो उसमें वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, उस वेबसाइट का नाम लिखा रहता है, टाइम लिखा रहता है, इनफैक्ट डेट लिखा रहता है कि आपने वो कब कहाँ से वो लिया है। वो सब अच्छा, एक बात पर्याप्त और, इस बात के एक प्रूफ बार हैं। और एक बात और कि जैसे जी किसी ने वेबसाइट को चेंज किए, कुछ डाटा डिलीट किए या कि डाटा ऐड किए, तो जब उसकी जांच होती है तो वो पता चल जाता है कि भाई डाटा कब ऐड किया है, कब डिलीट किया गया है। जी ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद दादा नित्यानंद जी। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। जी, हमारे सत्येंद्र सिंह सिकबार, आप भिंड कहाँ से हैं आप सर मुरैना से, सत्येंद्र भाई? मुरैना मुरैना मुरैना, सॉरी मुरैना, चंबल। हाँ मुरैना, आप मुरैना साइड से हैं, आप चंबल साइड से। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और साथ में आप RTI के लिए भी काम कर रहे हैं। चलिए आप प्रयास जारी रखिएगा सत्येंद्र भाई, जो भी आवश्यकता पड़े आप बताइएगा, अपन लोग उसमें हेल्प करेंगे जी आपकी। दादा बहुत बहुत धन्यवाद दादा। राघवेंद्र हाँ जी जी, राघवेंद्र जी क्या आपकी आवाज, आप पहले वो अपना अनम्यूट तो कर लीजिए,
अनम्यूट आपका नहीं है, अनम्यूट। ठीक है, अपन अब आप उसका देख लीजिए जैसा भी है। सर्वेश है हमारे बीच में। सर्वेश, कुछ नया सूचना है क्या? नमस्कार सभी लोगों को, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। सभी लोगों को नमस्कार। अभी फिलहाल कोई ऐसी नई सूचना तो हमारे पास नहीं है, और हम अभी अपने प्रकरण पे कमिश्नर रीवा की रिपोर्ट का जरूर इंतजार कर रहे हैं। वो पिछले 6 महीने से 7-8 महीने से फाइल उनकी टेबल पर पेंडिंग है, और सरकार को वो हमारे मामले की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, इसका पता जरूर नहीं लग पा रहा है। हालांकि कमिश्नर कार्यालय के कई लोगों ने बताया कि चौतरफा दबाव है। अब पता नहीं कौन सा, क्या, किसका दबाव है, कोई जानकारी नहीं। दबाव तो अब आप समझ सकते हैं कि आप एक IAS ऑफिसर्स के विरुद्ध अभियोजन चलवाएंगे तो दबाव तो किनका हो सकता है, उनका टच सीधे किससे होता है आप समझ सकते हैं। CM से होता है, मंत्री मिनिस्टर से होता है, कैबिनेट से होता है, और हर तरह से माफियाओं से लेकर के और जो भी रसूखदार आप बोल सकते हैं, कारपोरेट, सभी का दबाव रहता है। इस बीच तो मतलब DOPT नई दिल्ली के 3 से 4 या ज्यादा लेटर चीफ सेक्रेटरी को भेजे जा चुके हैं, मतलब पिछले कुछ ही दिनों के अंतराल में। अब वही जो जिस तरह से DOPT पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं, फॉर एक्शन एज अप्रोप्रिएट, लेकिन अभी ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करिए सब बेहतर होगा। नित्यानंद जी आपके साथ में हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, जो भी होगा अपडेट आप बताइएगा। मेघराज सिंह जी कुछ नए अनुभव शेयर करेंगे? नए अनुभव क्या सर, एक बात में रखनी थी, अगर समय हो तो बताएं सर। श्योर, इसीलिए समय है, हम सबका डिस्कशन का ही एक आज थर्ड का रहता है। आप बताइए सर। एक मैंने आवेदन किया था अभी पिछले दिन, वकील साहब को भी उसका जिक्र किया था, वो स्कूल के मानतावाली पत्रावली का। तो वो मैंने अपील की, प्रथम अपील,